नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में सबसे पहला है पीएम स्वनिधि। स्वनिधि स्कीम, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लोकपाल, इंडिया और चिली के संबंध, यूनाइटेड नेशन की वाटर की कॉन्फ्रेंस। देखिए, पहला आर्टिकल कह रहा है कि पीएम स्वनिधि स्कीम बताया मैं किसके लिए है। स्वनिधि स्कीम जो है, जितने भी रेडी और पटरी पे जो अपना ठेले लगाते हैं उनके लिए ये स्कीम है। उसमें यहाँ पर केवल 9.3% का ही ऋण दिया गया, सरकारी आंकड़ों का ये दावा है। यहाँ पर टोटल 5,142 एक जो 152 करोड़ का जो ऋण की राशि है वो यहाँ पर 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स में आपस में बांट दी गई है। जबकि उसके अंदर जो माइनॉरिटी है वो सिर्फ 20% ही थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर, इस डेटा के हिसाब से। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लोन दिया है वो यूपी ने दिया है, 95,000 जो है का लोन यहाँ पर हॉकर्स को प्रोवाइड किया है। स्वनिधि स्कीम बहुत पुरानी स्कीम चलती आ रही है, जिसका मतलब है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसमें 2020 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था, जिसके अंदर पैंडेमिक की वजह से जो भी आया था उसमें आर्थिक तनाव से निपटने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया था, जिसके अंतर्गत 10,000 के जो है यहाँ पर संपार्पित मुक्त ऋण की सुविधा की प्रदान की जाती है और बाद में 20,000 और 50,000 के ऋण के साथ 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अंतर्गत ऋण जल्दी चुकाने पर कोई अंतर्दंड भी नहीं लगता है। ठीक है, और ड्यूरेशन जो है इसकी वो मार्च 2022 तक रहेगी, जिसको आप दिसंबर 2024 तक भी लगा सकते हैं। इसकी स्कीम जितने भी जो है रेडी वाले हैं, फेरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सबको यहाँ पर इसको लागू करवाया गया था। ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा, स्कीम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम की फुल फॉर्म भी आपके लिए जरूरी है। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर थी, जिसमें आप लोग यहाँ पर अपना स्कीम का जो है फायदा यहाँ पर ले सकते हो। काफी अच्छी एक स्कीम है यहाँ पर, जिसके अंदर अभी पैसा जो है वो डिसबर्स कर दिया गया है, पैसा जो है यहाँ पर बांट दिया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोगों का, वो है इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट जो है वो हाल फिलहाल में रिलीज की गई, 2022 की रिलीज की गई है। पहला सवाल ये बनता है कि रिलीज कौन करता है। तो देखिए, टाटा ट्रस्ट साथ में किसके मिलकर के, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, वो भी यहाँ पर रिलीज करता है। और साथ में और भी जो छोटे मोटे संगठन हैं, जैसे कि दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इन सबके साथ मिलकर के इसको रिलीज किया जाता है। ये बताता है कि भाई एक स्टेट में किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस, जेल और कानूनी सहायता को बनाए रखने के लिए हर राज्य ने क्या प्रगति करी है। तो अभी मैं यहाँ पर बात करूँ कि सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पर जिसने पूरी तरीके से जस्टिस बनाए रखा है वो है कर्नाटका। ये सवाल हम लोगों से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में आपको ये चीज याद रखनी है, साथ ही साथ तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी यहाँ पर टॉप पे रहे हैं, और यूपी जो है वो बिल्कुल लोएस्ट पे रहा है। इसमें ये बताया गया कि भाई जो हमारी न्यायपालिका है वो यहाँ पर कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या यहाँ का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो ऐसे नहीं है जो कि प्रॉपर फुल कैपेसिटी जजेस से काम करते हो, मतलब जितने जजेस की वैकेंसी है उतने ही जजेस वहां पे आते हैं। ठीक है, तो बस सिक्किम को छोड़ दो और चंडीगढ़ को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टेट और यूटी ऐसी नहीं है जो एससी एसटी ओबीसी का जो यहाँ पर रिजर्वेशन है, कोटा है, उस पर पूरी तरीके से खरी उतरती है, ऐसा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी जजेस का डेटा तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, 22 दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें ये देखा गया है कि 10 प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 19 न्यायाधीश जो है वो कार्यरत है। और यहाँ पर करीब करीब 4.8 करोड़ ऐसे केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। और साथ ही साथ भारत में 1.4 बिलियन की आबादी है, उस पे लगभग 20,000 न्यायाधीश हैं, जिसमें से 22% अभी उसमें रिक्ति चल रही है, जिसमें कोई है ही नहीं। और इसमें 30% यहाँ पर पद खाली पड़े हुए हैं, केवल और केवल 13% यहाँ पर न्यायाधीश ऐसे हैं जो कि महिलाएं हैं।
पुलिस की हम बात करें, देखो एक तो यहाँ पे जस्टिस में ये बताया गया पूरा कोर्ट के बारे में, दूसरा यहाँ पे बताया गया पुलिस के बारे में। पुलिस के बारे में ये बताया कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है पुलिस विभाग में जहाँ पे महिलाओं के लिए अपने आरक्षित कोटे को पूरा करता है। ठीक है। केवल कर्नाटक ने पुलिस बल में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटे को पूरा किया है, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे पूरा नहीं कर पाई है। अगर पुलिस और जनसंख्या के अनुपात की बात करें कि पुलिस और जनसंख्या कितने कितने में रहते हैं, तो 152.8 प्रति लाख है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मानक 2022 है, जबकि इतना होना चाहिए। इंडिया में 152 चल रहा है। और अगर मैं बात करूं वुमेन की, ठीक है, वुमेन जो है वो प्रेजेंट स्टाफ में सिर्फ 13% है। ठीक है। और बहुत सारी जगह पर सिंगल सीसीटीवी, एक भी सीसीटीवी तक देखने को नहीं मिला है। 25% ऐसे हैं जहां पर एक भी सीसीटीवी नहीं है। और प्रिजन्स की बात करूं तो 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की हिस्सेदारी 60% से भी अधिक है। और केवल और 24 राज्यों में केवल 5% कैदियों को शिक्षित किया गया, बाकी सब अशिक्षित ही हैं उस समय भी। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं आज भी। लीगली अगर मैं एड की बात करूं, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि लीगल सर्विसेज जो है वो यहाँ पर बड़ी थोड़ी सी घटी हैं। लोक अदालत के जो केसेस हैं, लोक अदालत पता है ना, जो गुजरात में सबसे पहले स्टार्ट करी थी, ये बनाई गई है कि जो भी भाई घरेलू मामले होते हैं, छोटे मोटे मामले होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको निपटारा करने के लिए 7,322 करोड़ के मूल्य के मामलों को निपटारा इन्होंने करा है। और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होती है, जिसके सामने बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और 44% तो इनकी वैकेंसी पड़ी हुई है, जिसको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं आया है। और ये देखिए आप केसेस जो है हमारे 25 हाई कोर्ट में कितने पेंडिंग पड़े हैं, 48.3% पेंडिंग पड़े। कोर्ट की, हाई कोर्ट की हालत सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी बुरी है। मतलब केसेस बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब 20 सालों से पुराने, 10 सालों के पुराने इतने केसेस जो है वो यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन है जो कि जस्टिस रिपोर्ट में बताई गई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, और पूरे ये फैक्ट्स के रिलीज कौन करता है, और इस प्रकार की चीजें। अगला टॉपिक है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो के ऊपर। यहाँ पर फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर दिया है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक बड़ा झटका दिया गया है। फिनलैंड ने यहाँ पर जो है नेटो को ज्वाइन किया है। यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। नेटो, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, 1949 में सेटअप किया गया था। और असल में इसको सेटअप किया था यूएसए, कनाडा और जो भी यूरोपीय देश है, इन्होंने यहाँ पर इसको सेटअप किया था ताकि वो जो यूएसएसआर है ना उसके अगेंस्ट यहाँ पे लड़ सके, जिसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और ये जो है पश्चिमी गोलार्ध के बाहर अमेरिका का शांतिकाल का सबसे पहला सैन्य संगठन था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो शक्तियां हमारे सामने आई, यूएसए और यूएसएसआर। तो इन सबसे निपटने के लिए यूएसए ने इस चीज का, नेटो का सहारा लिया था। और जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, इसी के पॉइंट की वजह से। ठीक है भाई। और ऐसा है कि भाई नेटो का ऐसा होता है कि कोई भी नेटो में जो भी यहाँ पर सदस्य है, अगर कोई भी बाहरी पक्ष उन पे हमला करता है तो वो सारे एक साथ जुट करके उसके अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। असल में जो ये पूरा नेटो का है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय से ही शुरू हो गया था। उसके बाद करते करते इसको और ज्यादा जो है इंक्लूड किया गया। ट्रूमैन जो है उन्होंने मार्शल प्लान इन सब ने मिला करके इस पूरे को तैयार करा। और ये कोशिश करी कि भाई जो सोवियत संघ है ना उनके खिलाफ हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके। और सोवियत संघ ने इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। और अभी यहाँ पर कौन जुड़ गया है, फिनलैंड। हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में पेपर जो फर्स्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड, उसमें ये पूछा जा सकता है कि नेटो कब बना था, इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, और इसमें कौन कौन शामिल है, और अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है लोकपाल। लोकपाल जो है यहाँ पर उसने 68% बिना कार्यवाही के लोक सेवकों के विरुद्ध 68 भ्रष्टाचार की शिकायतों का आज के समय में निवारण भी कर दिया है। ऐसी पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई है। देखिए लोकपाल जो है ना, ये असल में जो है स्वीडन से लिया गया है। इसको स्वीडन में ऑम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। और ये स्वीडन में ऑम्बड्समैन जो पूरा बनाया गया है, ये एक तरीके से एंटी करप्शन बॉडी है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ती है। इस वर्ड को देखो, ऑम्बड्समैन शब्द तो वो गया ना, अलग स्वीडिश लैंग्वेज में हो गया, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। हिंदी में इसको लेकर के आए थे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, जो कि उस समय के एमपी थे, वो लेकर के आए थे। और इसको फिर आगे अशोक कुमार सेन ने जाके प्रेजेंट किया था। पहली बार इसको शांति भूषण 1968 में लेकर के आए थे प्रॉपरली, लोकपाल, जो कि एंटी करप्शन बॉडी होगी। उसके बाद फिर इसको कई बार लेके आने की कोशिश की गई। फिर यहाँ पर फाइनली इसको जो है एआरसी,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रशासनिक तंत्र जो है उसको, यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग, ये इसको लेकर के आया था, जिन्होंने ये बताया था कि लोकपाल क्या क्या काम कर सकता है। तो इस बिल को लोकपाल लोकपाल का काम है कि भाई करप्शन के अगेंस्ट सारी चीजों को देखना, और फाइनली सरकार ने इसकी बात जो है वो 2013 में मानी, और केंद्र सरकार पर या किसी भी तरीके की चीजों पर यहाँ पर कोई भी भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए कैपेबल है। असल में ये मूवमेंट अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने यहाँ पर जो है पूरे एरिया में अप्लाई की थी। उसके बाद से फिर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। लोकपाल जो है यहाँ पर वो सेंटर लेवल पे काम करते हैं, और लोकायुक्त जो है वो यहाँ पर स्टेट लेवल के लिए बनाए गए हैं, जो कि स्टेट लेवल पे काम देखते हैं। लोकपाल सिंगल पर्सन नहीं होते, इसमें 8 लोग और भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोकपाल कौन बनेंगे यूं ही चूज कर लिया जाएगा। देखिए, लोकपाल को बनाने के लिए भी एक अलग से कमेटी बैठती है। यहाँ पर लोकपाल को चुनने के लिए ये कमेटी है भारत के सीजेआई, ठीक है, फॉर्मर जज, फॉर्मर सीजेआई और जज, और ऐसे पर्सन जिनको बिल्कुल एक क्षमता रखते हैं, दक्षता रखते हैं, और ऐसे पर्सन जिनको 25 सालों का करीब करीब एक्सपीरियंस हो, इन सब कैटेगरी में हो सकते हैं, उनको आप लोकपाल बना सकते हैं। और जो इसमें 8 मेंबर और होते हैं लोकपाल के साथ, उसमें से बहुत सारे जुडिशियल मेंबर, न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और साथ ही साथ इसके अंदर 50% जो है SC ST OBC माइनॉरिटी या वुमेन में से भी होने जरूरी है। ठीक है भाई, चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, हाई कोर्ट के रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये 25 सालों को इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के विरोध में, नीति, लोक प्रशासन, बीमा, बैंकिंग, इन सब में कुछ ना कुछ काम किया हो। फिर इन मेंबर्स के लिए जो है ना एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है। ये सिलेक्शन कमेटी में देर इज अ हाई चांस की क्वेश्चन आ सकता है। जो ये चयन समिति होती है ना, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही साथ उनमें लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो कि यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के लिए रखे गए हैं, और मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित एक न्यायाधीश, ये सबको यहाँ पर शामिल किया जाता है। और फिर ये प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको चुनते हैं कि भाई किसको बनाया जाएगा। लोकपाल जो है यहाँ पर वो 5 साल या 70 साल इसके बीच में रह सकते हैं। ठीक है भैया, या तो अपना 5 साल टेन्योर कंप्लीट करेंगे या 70 साल। पहले भारत के लोकपाल किनको बनाया गया था? PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष 2019 में अपॉइंट हुए थे। उसके बाद फिर इनको चेंज करके RK मोहंती जो है अभी बनाए गए हैं, और इनका ऑफिस कहाँ बनाया गया है? दिल्ली के अंदर। ठीक है। क्यों जरूरत है इनको लाने की? क्योंकि देखिए बहुत सारी एजेंसी जैसे कि CBI है, विजिलेंस डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है। जरूरत है कि हम एक बार लोकपाल जैसा चीजें बनाए, और एक ऐसी बॉडी बनाए जो शक्तिहीन ना होकर शक्ति में रह के काम करे। पारदर्शिता, आंतरिक उत्तरदायित्व की वहां पे बिल्कुल भी किसी प्रकार की कमी ना हो, और वो बेहतर तरीके से काम करके हमें दिखा सके। तो ये चीजों के लिए लोकपाल की आवश्यकता है, और फिलहाल लोकपाल बनाया भी गया और काफी सारे केसेस को उन्होंने निपटारा किया है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल में बता रही हूँ, पर बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। ठीक है, क्योंकि आप, मैं भी जानती हूँ कि UP PCS का भी एग्जाम आने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगी। थोड़ा बहुत टाइम भी अगर आप दे सके मुझे, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, उतना भी बहुत है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और चिले के रिलेशंस। अभी चिले जो है वो यहाँ पर भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है, जिसमें वो डिजिटल सेवाओं को भी शामिल करना चाहता है। वहां पे जो उनके चिले के विदेश मंत्रालय है, एलेक्स वेजिंगटन्स, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया है कि भाई कृषि और जितने भी सहयोग हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए भारत और चिली के बीच में समझौते किए जाएंगे, और ताकि जो है आपस में जो फ्रेंडशिप है उसको इम्प्रूव किया जा सके। चिले जो कि लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व कहा जाता है, वही कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर इंडिया और चिले के रिलेशन की मैं बात करूँ तो बुरे में नहीं है और बहुत खास भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आया था जब भारत और चिले के बीच में बहुत ज्यादा व्यापारिक संबंध भी था। ठीक है, और साथ ही हमने बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं, चाहे वो डीजल व्हीकल्स पे हो, मोटर व्हीकल्स पे हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने काफी अग्रीमेंट साइन किए हैं। कल्चर की बात करूँ तो इंडिया का कल्चर चिले में बहुत पॉपुलर है। चिले के अंदर बहुत सारे योगा के स्कूल्स, कुंडली योग, अयंगर योग, विक्रम योग, चिकित्सक, बहुत सी चीजें शामिल शामिल है। कुछ चिलीवासी वहां पर ऐसे भी है जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत को भी वहां पे सीखा है। इनमें से कुछ अपने स्वयं के स्कूल भी वहां पे चलाते हैं। बॉलीवुड संगीत नृत्य वहां पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अलग अलग भारत की चीजों की वहां पे सराहना की जाती है, और साथ ही साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ वहां पे खूब जाते आते रहते हैं। अगर मैं इंडिया के लोगों की बात करूं तो 3500 इंडियंस करीब है जो वहां पे चिले में रहते हैं।
और बहुत सारे लोगों ने चिले की वहां पर नेशनैलिटी को भी ले लिया है। ज्यादातर वहां पे सिंधी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि बिजनेस में काम वाम देखते हैं। और वहां पर आईसीटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ये देखिए आप चिले की पोजीशन। चिले के साथ में आपको पेरू मिलेगा, बोलीविया मिलेगा, पैरागुवे, अर्जेंटीना। ब्राजील नहीं है, ब्राजील यहाँ पर है, अलग से है। चिले जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में किसके लिए जाना जाता है, लिथियम के लिए। ठीक है, ये जगह देख रहे हैं सब लोग, ये यहाँ पर ये जगह, पैरागुवे नहीं, पैरागुवे तो ये है ना। ये जगह देखिए, चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना। ये तीन कंट्रीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लिथियम ट्रायंगल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज जो हैं, ये तीनों कंट्रीज लिथियम ट्रायंगल के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको लिथियम देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अमाउंट में लिथियम यहाँ पर मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा, इनको लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर यूएन की वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है 2023 की, वाटर के ऊपर न्यूयॉर्क में ये मीटिंग हुई है 46 सालों बाद, जिस रिपोर्ट का नाम है यहाँ पर इन रिपोर्ट, सतत विकास के लिए जल 2018 से 28। वाटर कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान और नीदरलैंड्स की सरकार ने मिलकर के इसको किया है। ऐसी चीजें जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में ये बताना कि हम लोग किस तरीके से जो है कैसे यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि भारत का जल जीवन मिशन है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वाटर का यहाँ पर जो होता है ना कि प्रवाह ठीक करना है, जो भी उपचार करना है, सारी चीजें देखनी कि भाई हम किस तरीके से वाटर के जो एक वेस्ट होता है ना, उस वाटर के वेस्ट को हम कैसे यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो भी यहाँ पर इंडिया में जो है काफी सीखा है, नॉलेज की शेयरिंग होती है। क्योंकि देखो ऐसी कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी तो दो कंट्रीज यहाँ पे शेयर ही करती है ना पूरा नॉलेज वॉलेज को। ठीक है, क्षमता निर्माण किया जाता है, नए नए मुद्दों पर डिस्कस किया जाता है। जैसे कि वाटर फॉर वुमेन फंड बनाया गया, महिलाओं के लिए जल कोष बनाया गया, जहाँ पे महिलाओं को यहाँ पर आजादी दी गई है कि वो नए नए मैकेनिज्म्स बताएं कि हम किस तरीके से जल की उपलब्धता को ठीक कर सकते हैं। नई नई सिविल सोसाइटीज बनाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर नई नई सोसाइटी बनाएंगे तो एक्वाटिक लाइफ को कैसे इजी किया जा सकता है उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, सोशल गवर्नेंस के ऊपर हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यूएन ने यहाँ पर SDG 6 के साथ मिलकर के काफी चीजों को यहाँ पर ठीक करा है। काफी यहाँ पर जब शॉर्टफॉल हुई है उसको किस तरीके से हम, वाटर क्राइसिस कभी आ जाता है, कभी शॉर्टफॉल हो जाता है, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर, भूजल का उपयोग कैसे, वो सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड किया गया। आप याद रखिएगा SDG 6 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 6, वो यहाँ पे हमें बात करता है इस पूरे के ऊपर, तो वो भी यहाँ पर ही किया गया है। ठीक है भाई, कहाँ पे हुई है, न्यूयॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे वेन्यू पूछा जाएगा कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। कूल रूफ टेक्नोलॉजी, ठंडी छत, नाम से समझ में आ रहा है क्या किया जाएगा भाई, ठंडी छत की जाएगी। क्यों ठंडी क्यों की जाएगी, गर्मी पड़ रही है उधर। भाई जो गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, आप लोग जानते हैं गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, तो गर्मी के प्रभाव से जो गर्म हो जाती हैं छतें, उसको ठीक करने के लिए तेलंगाना की सरकार ने ये काम किया है। ये कर दिया कि भाई जितने भी सरकारी और गैर सरकारी भवन है वहां पर ये करना आवश्यकता होगा, जहां पर आप जो है, जो भी भवन है उसको लोडशील बनाएंगे ताकि वहां पर ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके। और ऐसा होता है ना कि यार गर्मी होगी तो एसी ज्यादा चलते हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं वो, तो उसको बचाने की कोशिश की जाएगी इसमें। ठीक है भाई, ये आप इसको याद रखना, सारी स्टेटमेंट ठीक है। ये पूछा जा सकता है हमसे, कूल रूफ पॉलिसी कहाँ पर अपनाई गई है, तेलंगाना में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें। ये वाला है यहाँ पर बसोली पेंटिंग्स। बसोली पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है ऑलरेडी। ये जो है पहाड़ी पेंटिंग्स का ही एक रीजन है जो पहाड़ी पेंटिंग्स में जाना जाता है। बसोली पेंटिंग आप जो है किसी कागज, कपड़े या लकड़ी पर इसको रंगों का उपयोग करके बना सकते हो। और ये जम्मू में मिला है, पर ये सेकंड नहीं है जम्मू का, जम्मू में ऑलरेडी भी मिले जा चुके हैं। ये जम्मू के कठुआ है, जम्मू में कठुआ है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यहाँ पे कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस जीआई टैग को प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जीआई टैग जो है यहाँ पर इस चीज को ऑलरेडी दिया जाता है। रिसेंटली काफी सारे जीआई टैग दिए गए हैं, एक सिंगल जीआई टैग नहीं है। जीआई टैग्स तो काफी सारे भारत में दिए जाते रहे हैं, समय समय पर ये वाले जीआई टैग्स कभी ना कभी देते रहे हैं। ठीक है भाई,
ये आपको याद रखना है इस प्रकार से। जम्मू में ये सेकंड जीआई टैग नहीं है, हाँ लद्दाख में पहला मिला है। लद्दाख के एप्रिकॉट्स खुमानी है, उनको लद्दाख का पहला जीआई टैग मिला है। इस प्रकार से आपको इस चीज को तो याद रखना ही पड़ेगा, ये पहला जीआई टैग है। इस सवाल इससे तो आपका सवाल बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है जीआई टैग के ऊपर। जीआई टैग हमारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने सभी ने पढ़ के जाना है। इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो सवाल है हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। सभी को आप लोगों को इस तरीके की चीजों को कवर करते रहना है। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमसे पूछी जा सकती है। देखिए मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आप मुझे अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए। बहुत ज्यादा समय आपसे मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी कि आप बहुत ज्यादा समय दीजिए अपना, आप मेरे लेक्चर को आधे घंटे तक सुनिए, नहीं, कोई उसकी ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मत समय दीजिए, समय दीजिए। जरूरत जो चीजें मैं आपको यहाँ पे करवाऊँ उसको बहुत जरूरत है कंप्लीट करने की। देखो मैं लाती ही सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हूँ, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन होता ही नहीं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा ही रही हूँ, वो आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से नोट करनी है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी अभी अपकमिंग एग्जाम है, आपको ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब फैक्ट्स को बाय हार्ट जो है लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जब सवाल आते हैं ना, तो इन्हीं से सवाल कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बहुत जरूरी है ये सब आपको लर्न करना। ठीक है भाई, सबको हो जाएंगी ये सारी चीजें लर्न। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए कंप्लीट कीजिए, फॉलो कीजिए ओनली करंट अफेयर्स एंड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।